तो आज हम पढ़ेंगे फोर्स और प्रेशर के बारे में, जो कि क्लास 8 की साइंस की बुक में है, चैप्टर नंबर 11th। ओके, तो चैप्टर नंबर 11th में हम पढ़ेंगे फोर्स और प्रेशर के बारे में। तो फोर्स या प्रेशर क्या होता है, जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में। तो बेसिकली जो फोर्स होता है वो एक पुश और पुल होता है। पुश का मतलब होता है किसी चीज़ को धक्का देना, और पुल का मतलब होता है किसी चीज़ को खींचना। तो हम जो फोर्स है यानी कि बल है, उसको हम पुश या पुल में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कि ये यहाँ पे देखिए, ये गोलकीपर फुटबॉल को पकड़ रहा है, इधर एक हॉकी स्टिक से बॉल को मारा, और यहाँ पे देखिए क्रिकेटर, एक फील्डर जो है एक बॉल को पकड़ रहा है। तो ये तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे दिए गए हैं जहाँ पे ये जो गोलकीपर है या ये हॉकी प्लेयर है या फिर ये फील्डर है, वो बॉल को पकड़ रहे हैं फोर्स लगा के। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक सिंपल एक्सरसाइज है जो कि हम पहले से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो हमने अभी अभी सीखा कि फोर्स जो है धक्का देना या खींचना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम क्या करेंगे, मतलब हमारा एक्शन क्या होगा। क्या हम धक्का देंगे, उसको खींचेंगे, उसको उठाएंगे, उसको मारेंगे, हैं, उसको नीचे करेंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, और यहाँ पे फिर हमको उन एक्शन को, उन उन कामों को दो चीज़ों में डिवाइड करना है। या तो हमने पुश किया चीज़ को, या हमने पुल किया। ठीक है, तो जैसे पहला एग्जाम्पल उसने दिया है, पहला पॉइंट उसने दिया है जो है मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, यानी कि ये किताब टेबल पे रखी गई है, अब उसको मूव करना है। तो मूव करने के लिए आप उसको धक्का भी दे सकते हैं, और आपको उसको खींच भी सकते हैं, और टेबल से उठा भी सकते हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। तो इसने पहले से ही वो बता रखा है कि हम उसको पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, और लिफ्ट कर सकते हैं। लिफ्ट मतलब उठाना। और उसके बाद अब देखिए, पुश हमारे पास इस काम में हम दोनों ही काम कर सकते हैं। जैसे कि हम पुश भी किया हमने और पुल भी किया। लेकिन ये मान लीजिए, ये जो आपने लिफ्टिंग करी, इसको भी, ये भी खींचना है, क्योंकि आपने किताब को नीचे से ऊपर को उठाया, तो हाथ से खींचा उसे। ठीक है, तो अब दूसरा एग्जाम्पल है ओपनिंग और शटिंग अ डोर। खोलना, दरवाजे का खुलना या बंद करना। तो दरवाजे का खुलना और बंद करना दोनों में आ सकता है। तो दरवाजे को खोलना मतलब हम उसको पुल कर रहे हैं, और दरवाजे को बंद करना मतलब हम उसको पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है दरवाज़ा किस साइड खुलेगा। अगर आप उसको खोलना चाह रहे हैं, कभी कभी आप उसको धक्का भी देंगे अगर दरवाज़ा अपोजिट साइड खुल रहा है तो। ठीक है, लेकिन इसमें आप दरवाजे को उखाड़ के फेंक नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो ही ऑप्शन है, जो है पुलिंग और पुशिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक्शन को दो में डिवाइड कर सकते हैं, वो हो गया। तो हम उसको पुश भी कर सकते हैं, यस, एंड पुल भी कर सकते हैं, वो भी यस। ठीक है, तो आप देखिए तीसरा एग्जाम्पल है ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल। तो कुएं से हम जो है पानी के बाल्टी को ला रहे हैं। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें पुश तो नहीं कर सकते। अगर हम पुश करेंगे तो बाल्टी कभी ऊपर आएगी नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ हम पुल कर सकते हैं, उसको खींच सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पे हम लिफ्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको उठा रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पुश में तो हम यस करेंगे क्योंकि हम उसको, सॉरी, पुल में तो हम उसको यस करेंगे क्योंकि हम उसको खींच रहे हैं, बट पुश में हम यस नहीं करेंगे क्योंकि हम उसको धक्का नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे है, देखो, अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग ए पेनल्टी किक। तो एक फुटबॉल प्लेयर जो है पेनल्टी किक मार रहा है। तो अब फुटबॉल प्लेयर जो है बॉल को किक मार रहा है, तो किक मारते समय वो उसको पुश कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम बॉल को पुल नहीं कर सकते। अगर हम बॉल को पुल कर रहे हैं तो वो किक नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो हाँ, तो हमने पुश इसमें कर दिया। अब एक और बात देखिए कि हम बॉल को किक मार रहे हैं, और ऊपर हमारे एक्शन में यहाँ पे एक जगह पे किकिंग भी लिखा हुआ है, तो हम उसको किकिंग भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अब हम इसको इसको डिवाइड करते हैं पुश और पुल में। तो यहाँ पे हम पुल नहीं करेंगे, तो इसलिए पुल में हम यस नहीं लिखेंगे, क्योंकि बॉल को खींचना, यहाँ पे बॉल को
लात मारना नहीं होगा। तो इसलिए हम बोलेंगे कि हमने बॉल को पुश किया है, तो ये पुश की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ऐसे ही अब आप बाकी 5th, 6th और 7th एक बार खुद करके देखना कि उसमें कौन सा एक्शन आ सकता है इनमें से, और उनको हम पुश या पुल में से किस में डाल सकते हैं, या दोनों में डाल सकते हैं या केवल एक में डाल सकते हैं। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा टॉपिक यहाँ पे जो है वो बोला है फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। तो देखिए अभी तक हमने आपको बताया कि फोर्सेस क्या होते हैं। फोर्स मतलब या किसी को चीज़ को धक्का देना या किसी चीज़ को खींचना। तो वो धक्का देने के लिए और खींचने के लिए आपको कोई माध्यम चाहिए। वो माध्यम या वो तरीका जिससे आप उसे खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं उसे हम इंटरेक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है एक कार का। तो जब आप कार को धक्का दे रहे हैं तो तब आप कार में फोर्स लगा रहे हैं, कार को पुश कर रहे हैं ताकि कार आगे को जाए। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये इंसान आदमी ने कार को धक्का दिया ताकि कार आगे को जाए। अब देखिए लेकिन फोर्स सिर्फ ये नहीं होता कि आप इसको धक्का दे रहे हैं। तो जब जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो लड़कियाँ खेल रही हैं, तो ये हाथ पकड़ के घूम रही हैं, तो इसमें दोनों में ही फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को खींच रही हैं। तो ये जो बीच में इन्होंने हाथ पकड़ा है जिसकी वजह से वो खींच रही हैं, इसको हम इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है। इसी इंटरेक्शन की वजह से दोनों में फोर्स लग रहा है। और एक और इसी एग्जाम्पल को हम अगर आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे आप देखो, एक आदमी एक गाय को खींच रहा है, लेकिन गाय उसको अपने आप को जाने नहीं दे रही है, तो रुक जा रही है। तो यहाँ पे गाय भी फोर्स लगा रही है और वो आदमी भी फोर्स लगा रहा है। तो दोनों फोर्स लगा रहे हैं। अब गाय अपनी ओर खींच रही है, मतलब कि पुल कर रही है, और आदमी अपनी ओर खींच रहा है रस्सी को। तो यहाँ पे जो माध्यम है, जो इंटरेक्शन हो रहा है, वो हो रहा है इस रस्सी के द्वारा। ठीक है। तो अब हम फोर्सेस जो हैं उनको, कितने तरीके के फोर्स होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आप ये अपनी जो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ लिखी है इनको करने की कोशिश करें, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप जैसे व्हाट्सएप में मैसेज है या उसमें आप ऐसे ये एक्टिविटी का नंबर डाल के आप लिख के भेज सकते हैं हमको। हम आपको इसका पूरा तरीके से इसको कैसे सॉल्व करना है या इसमें क्या करना है वो हम आपको बता देंगे। ठीक है। तो एक और एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आपने ये रस्सी वाला गेम खेला होगा जहाँ पे दोनों टीम एक रस्सी को खींचती हैं। तो इसमें भी देखिए दोनों ही टीम रस्सी को खींच रही हैं। ठीक है। तो ये पुल कर रही हैं, एक तरफ से ये पुल कर रहे हैं, एक तरफ से ये पुल कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी दोनों ही टीम उसमें फोर्स लगा रही हैं। तो अगर दोनों ही टीम बराबर फोर्स लगा रही हैं तो ये रस्सी जो है, ये जो लाल कपड़ा यहाँ पे है, ये एक ही साइड, मतलब बीच में ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। लेकिन अगर एक टीम कम फोर्स लगा रही है और दूसरी टीम ज़्यादा फोर्स लगा रही है तो ये कपड़ा जो है उस टीम की ओर चला जाएगा जो टीम ज़्यादा फोर्स लगा रही है, और वो टीम जीत जाएगी। तो अब हमको ये समझना है, हमने ये तो समझ लिया कि फोर्स क्या है, पुश और पुल है, यानी कि खींचना और धक्का देना है। लेकिन अगर आप एक मोमबत्ती को गिराते हैं और अगर आप एक बड़ी गाड़ी को गिराते हैं तो दोनों में आपको अलग अलग फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो मूव करेंगी। जैसे अगर आप मोमबत्ती को थोड़ा सा ही पुश करेंगे तो वो गिर जाएगी, लेकिन गाड़ी को पुश करने के लिए आपको बहुत ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आवश्यक चीज़ ये है कि हम ये जाने कि हमको कितना फोर्स लगाना है। इसका मतलब फोर्स के लिए क्वांटिटी ढूंढनी है, मतलब कितना फोर्स लगाया, एक अमाउंट का लगाया, 2 अमाउंट का लगाया, 3 अमाउंट का लगाया। ठीक है। तो उसके लिए हम उस शब्द को कहते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड शब्द का मतलब होता है कि फोर्स में नंबर को जोड़ देना। मतलब जैसे हमारे पास, जैसे हम सिंपल नंबरिंग करते हैं, हमारे सामने 4 आदमी खड़े हैं तो हम उनको गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। जैसे यहाँ पे आप देखिए 3 लोग यहाँ से खींच रहे हैं और 3 लोग यहाँ से खींच रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही अगर सपोज करो ये लड़की जो है एक फोर्स लगाती है, ये बच्चे 2 फोर्स लगाते हैं, तो इस साइड वाली जो टीम है वो 3 फोर्स लगा रही है ना। और लेकिन यहाँ पे मान लो ये लड़का 2 फोर्स लगा रहा है और ये पीछे वाले लड़के जो हैं ये 4 फोर्स लगा रहे हैं, तो इस दर वाली टीम जो है वो 6 फोर्स लगा रही है। ठीक है। तो मैंने जैसे कहा कि जो टीम ज़्यादा फोर्स लगाएगी
वो वाली टीम जीत जाएगी। तो देखो यहाँ से 3 फोर्स लग रहे हैं, यहाँ से 6 फोर्स लग रहे हैं, तो ये वाली टीम जीत जाएगी। तो ये जो नंबर मैंने दिया, ये नंबर देने को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। और आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि किसी भी जैसे भौतिकी में किसी भी नंबर का कोई खास महत्व नहीं होता है जब तक उसके आगे उसका यूनिट नहीं है। जैसे कि अगर आप डिस्टेंस या दूरी तय कर रहे हैं तो उसमें अगर मैं 1 लिखूं उसका कोई महत्व नहीं है जब तक मैं उसके आगे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ना लगा दूं, है कि नहीं। तो उसी हिसाब से फोर्स का भी हमारे पास जो ये जैसे मैंने 1 मीटर लिखा है यहाँ पे, इसमें ये जो 1 है, ये नंबर 1 लिखा है, इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। और ये जो मीटर मैंने यहाँ पे लिखा इसको हम कहते हैं यूनिट, ठीक है। तो फोर्स का तो मैग्नीट्यूड तो हमको पता चल गया कि वो एक नंबर है और वो चेंज होगा कि हमको कहाँ कितना फोर्स लगाना है। जैसे कार को धक्का देना है, या फिर हमको मोमबत्ती को गिराना है, या हमको लिखना है ना। और दूसरा उसका हो जाता है यूनिट। तो फोर्स की यूनिट क्या है, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट के बारे में और हम बाद में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे वैसे बता देता हूँ उसको कहते क्या है। फोर्स की यूनिट को हम कहते हैं न्यूटन, तो उसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो अगर यहाँ पे जैसे मैं 1 फोर्स कह रहा था तो उसको मैं एक्चुअली यहाँ पे बोलूँगा 1 न्यूटन, और यहाँ पे 2 फोर्स जब मैंने बोले तो उसको मैं बोलूँगा 2 न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन जो होती है वो फोर्स की यूनिट होती है, और ये जो नंबर है ये फोर्स का, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है जो ये बच्चे लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि न्यूटन कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो जैसा हमने इस एग्जाम्पल से सीखा कि ज़्यादा फोर्स, जहाँ जो टीम ज़्यादा फोर्स लगा रही है वो टीम जीत जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है, जो यह बल है, उसकी एक दिशा भी है। तो ये जो टीम है, तो जब आप पुल करते हैं तो मतलब फोर्स आप अपनी दिशा की ओर लगा रहे हैं, है ना। तभी तो वो जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ है जिसको आप पुल कर रहे हैं, जिसको आप खींच रहे हैं, वो आपकी साइड आ रही है। और पुश का मतलब है कि आप फोर्स को अपने से दूर लगा रहे हैं, मतलब उसकी दिशा आपकी दिशा के सामने है। मतलब जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं पुश कर रहा हूँ तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा। अब मैं अगर यहाँ पे हूँ तो, और अगर उसे मैं पुल कर रहा हूँ, अपनी ओर खींच रहा हूँ, तो उसका डायरेक्शन ये होगा। तो अगर अब मैं ये कहूँ कि ये जो दोनों टीमें हैं, तो इस टीम का, ये जो इस साइड की टीम है, इनका फोर्स का डायरेक्शन इधर को है, और इस टीम का फोर्स का जो वो खींच रहे हैं इस रस्सी को, उनका डायरेक्शन इधर को है। तो अब क्या है, अगर मैं इस फोर्स को और इस फोर्स को, ये दोनों टीमें बराबर फोर्स अपनी अपनी डायरेक्शन में लगाती हैं, तो ये रस्सी कहीं नहीं मूव करेगी, ये कहीं को नहीं जाएगी। ये मैंने पहले भी आपको बताया। वो क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ से भी इक्वल फोर्स लग रहा है और यहाँ से भी इक्वल फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बीच में ये सेंटर है इस रस्सी का, उसमें टोटल फोर्स 0 है, क्योंकि इतना यहाँ को लगा है, इतना यहाँ को लगा है, ठीक है। इसीलिए जो टोटल फोर्स आया इस साइड को और उस साइड को, वो 0 हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0 इफ 2 फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इक्वल इन इट अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि क्या जो बॉडी है, ये जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ है, उसमें टोटल फोर्स 0 हो जाएगा अगर हम उसमें 2 फोर्सेस लगा रहे हैं, बराबर फोर्सेस लगा रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, अपोजिट दिशाओं में लगा रहे हैं। तो वो आंसर इसका होगा हाँ, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स जब आप लगाते हैं तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का तो आंसर यहाँ पे आ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे ये 11.4 में आपको बोला है अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि स्टेट ऑफ मोशन क्या है। तो स्टेट ऑफ मोशन का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपल मतलब ये है कि जब आप साइकिल चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चल रही है, उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। या फिर गाड़ी रुकी हुई है, वो भी एक स्टेट ऑफ मोशन है, जहाँ पे वो मोशन नहीं कर रही है, ठीक है। तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन का कहने का मतलब ये है कि फोर्स गाड़ी को, चलती हुई गाड़ी को रोक सकता है, रुकी हुई गाड़ी को चला सकता है। अगर आप चलती हुई गाड़ी में अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे किसी बड़ी चीज़ से या किसी ट्रक से, तो वो रुक जाएगी। जैसे एक्सीडेंट में होता है, अगर इधर से गाड़ी टकरा जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है।
ठीक है। या तो अगर आप गाड़ी सिंपल जहाँ पे खड़ी है उसमें अगर आप धक्का देने लगते हैं तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाती है, वो रेस्ट से, रेस्ट मतलब कि रुकाव से चलन की ओर आ जाती है, मतलब रुके हुई जगह से वो चलने लग जाती है। ठीक है, तो यही इस 11.7 में ये बताया गया है कि जो फोर्स है वो मोशन की स्टेट को चेंज करता है, मतलब मोशन का जो ऑब्जेक्ट किसी चीज किसी स्टेट में है, मतलब किसी मोशन या चलने में है या रुके में है, उसको वो बदल सकता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, ये आपने हमेशा बचपन में और अभी भी आप खेलते होंगे कि एक आपके पास अगर टायर है तो आप उसको डंडी से मारते हैं तो वो जाता है ना। लेकिन अगर पहले आप मार रहे हैं तो पहले वो रेस्ट में था, आपने उसमें फोर्स लगाया तो वो चलने लगा, आप डंडी से उसको पीट पीट रहे हैं तो वो और आगे जा रहा है। लेकिन अगर आप उसको डंडी से पीटेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे जैसे ये दिखाया है, अगर ये डंडी आप आगे साइड लगा देंगे तो ये टायर रुक जाएगा, तो ये चलता हुआ टायर रुक जाएगा। यही यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि ये फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, तो उसमें एक और चीज़ हम ऐड करेंगे कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑल्सो। तो यहाँ पे आप जैसे देखें, यहाँ से हमने बॉल मारी तो ये बॉल हमने ज़ोर से फेंकी तो ये स्केल से दूसरे बंदे ने इसको मारा तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। जैसा कि आपने क्रिकेट के गेम में देखा है कि बॉलर जब बॉल डालता है तो वो सीधे डालता है, लेकिन बैट्समैन अपने बैट से उसमें फोर्स लगाता है और वो दूसरी डायरेक्शन में चले जाती है। तो फोर्स जो आपकी स्टेट ऑफ मोशन है कि मतलब चलती हुई चीज़ रुक सकती है, रुकी हुई चीज़ चल सकती है, और चलती हुई चीज़ अपनी दिशा भी बदल सकती है अगर आप उसमें फोर्स लगाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे ये जो ये मैंने अभी समझाया, इसका मैं सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको ये एग्जांपल में देखो दिशा जो है उस बॉल की बदल गई है। ठीक है, आप इस एक्टिविटी को देखिए, इसको पढ़िए, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हमको मैसेज में भेजना। ठीक है, तो अब हम दूसरी चीज में आते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि जो फोर्स है वो गति या जो है मोशन जिसे हम कहते हैं उसको रोक सकता है, किसी वस्तु को स्थगित कर सकता है या उसको चलायमान कर सकता है। अब दूसरा क्या प्रॉपर्टी है फोर्स की, वो यहाँ पे हमने देखा, जो ये 11.5 में यहाँ पे दिया है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स लगाने से हम किसी वस्तु की उसका जो शेप होता है, उसका जो बनावट है, उसको हम बदल सकते हैं। कैसे? तो उसका सबसे पहले एग्जाम्पल आता है यहाँ पे, ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये देखिए आप, ये एग्जाम्पल है आटा गूंथना। तो आटे में हम क्या करते हैं, हम आटे में फोर्स लगाते हैं, और जब आप आटे में फोर्स लगाते हैं तो वो उसका जो शेप है वो बदल जाता है। ठीक है, तो जैसे आप कोई रबर है, जो इरेजर है आपका, जो उसको उसको आप अगर जोर से दबाते हो तो उसका भी शेप बदल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, जब उस पर आप फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप बदल रहा है। तो फोर्स अब क्या क्या कर सकता है, हमने सीखा कि फोर्स आपकी स्टेट ऑफ मोशन को बदल सकता है, किसी चलती हुई चीज़ को रोक सकता है, रुकी हुई चीज़ को चला सकता है, और चलती हुई चीज़ों की दिशाएं बदल सकता है। अब हमने नई चीज़ ये पढ़ी कि जो फोर्स है वो चीज़ों की बनावट और उसका जो शेप है उसको भी बदल सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी ये उदाहरण दिया, ये फोर्स के जो फोर्स जो है जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप बदल सकता है। यहाँ पे जैसे ये आटा गूंदा जा रहा है। ठीक है, तो अब ये एक्सरसाइज है, हम चाहेंगे कि आप इस एक्सरसाइज को करें, और इसमें क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे पहला है कि ये सिचुएशन क्या है वो बताएगा, फोर्स कैसे अप्लाई करना है बताएगा, और डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। तो आपको बस क्या करना है कि उस जो फोर्स है उसका एक्शन क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, तो आपको बताना है क्या उसकी की मोशन उसकी वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस या नो आप लिखेंगे। और दूसरा चेंज इन शेप, यस या नो आप लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला है, उसने बोला है लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट। डो मतलब होता है आटा, तो एक छोटा सा एक आटे का पीस रखा हुआ है एक प्लेट में। तो यहाँ पे कैसे फोर्स अप्लाई किया है ये बताया गया है, प्रेसिंग इट डाउन विद योर हैंड्स। तो हम अपने हाथों से उसको नीचे की ओर दबा रहे हैं। तो इसमें डायग्राम आप देख सकते हैं। तो उसने अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, तो
क्योंकि हम उसको प्लेट में वो रखा हुआ है और हम वहीं पे उसको दबा रहे हैं, तो हम उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर रहे हैं। तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो। ठीक है। और अब दूसरी बात यहाँ पे बोला चेंज इन शेप, क्योंकि हम आटे को जोर से हम नीचे को दबा रहे हैं तो उसका जो शेप है वो बदल जाएगा, तो वहाँ पे हम लिखेंगे यस। ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल ये जैसे लिखा है यहाँ पे, स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ अ बाइसाइकिल। तो एक साइकिल के सीट के नीचे एक स्प्रिंग लगाई गई है। ठीक है। तो अब हम फोर्स कैसे लगा रहे हैं? बाई सिटिंग ऑन द सीट। तो सीट पर जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, सीट में हम बैठ रहे हैं तो हम फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे भी अब आप देखो, क्योंकि अब हम ये देखेंगे कि एक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, क्योंकि सीट में हम बैठ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बताया गया है कि क्या हम बाइसाइकिल को चला रहे हैं, और बाइसाइकिल चलने का सीट के ऊपर नीचे होने से अभी कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल यही बोला गया है कि बाई सिटिंग ऑन द सीट। तो सिंपल बाइसाइकिल का चलने का या न चलने का कुछ बात नहीं बताई गई है, सिंपल ये बताया गया है कि सीट के नीचे स्प्रिंग लगी है और आप सीट में बैठे हैं। तो अगर आप सीट में बैठे हैं और नीचे स्प्रिंग लगी है तो सीट जो है नीचे को जाएगी। ठीक है। हाँ, तो ये सिचुएशन थोड़ा सा हमको समझनी पड़ेगी। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सिर्फ स्प्रिंग की बात करी है, स्प्रिंग फिक्स्ड टू द सीट ऑफ अ बाइसाइकिल। तो स्प्रिंग के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अगर हम स्प्रिंग के ही बारे में, अगर हम सीट के बारे में बात करने लगे तो क्या होगा, अगर आप सीट पे बैठते हैं तो बिकॉज ऑफ दिस ये जो स्प्रिंग लगी हुई है, सीट भी नीचे को जा सकती है। तो अभी यहाँ पे सिर्फ स्प्रिंग की बात की गई है, तो जो यहाँ पे हम चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन में अभी भी नो ही लिखेंगे। ठीक है। क्योंकि स्प्रिंग का जो मोशन है वो नहीं चेंज हो रहा है, स्प्रिंग का सिर्फ शेप चेंज हो रहा है, क्योंकि स्प्रिंग पहले ढीली थी, आप जब बैठे तो स्प्रिंग टाइट हो गई। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ स्प्रिंग की बात की है। अगर यहाँ पे सीट भी बोला होता तो हमको चेंज ऑफ मोशन भी यस बोलना पड़ता, क्योंकि हम जब बैठेंगे तो सीट नीचे की तरफ को जाएगी, क्योंकि नीचे स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है। तो अब बाकी जो दो एक्सरसाइजें नीचे आप बताई गई हैं, इनको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं होगा तो आप मैसेज भेजना इसका क्वेश्चन बना के। ठीक है। किस टाइप के फोर्सेस होते हैं, और अभी बेसिकली अभी हम दो टाइप के फोर्सेस पढ़ेंगे, जिनमें आता है पहला कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरा आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं? तो कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं जहाँ पे किसी चीज़ को आप टच करके धक्का देते हैं। जैसे कार को अगर आप धक्का दे रहे हैं तो हाथ से धक्का दे रहे हैं। ठीक है। तो उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे ये मस्कुलर फोर्स भी बोला है, तो जब आप किसी चीज़ को उठाते हैं तो आप अपनी मसल्स से वो फोर्स लगाते हैं, तो उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है। तो जैसे अब हमने यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, ये आदमी जो ऊपर बैलों को ये बैलगाड़ी को लेके जा रहा है, तो वो अपने हाथों से इस रस्सी को खींच रहा है, और दूसरा ये जो बैल हैं अपने पैरों से चल रहे हैं और इस गाड़ी को खींच रहे हैं। तो ये दोनों ही, बैल और आदमी दोनों ही मस्कुलर फोर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बैलगाड़ी जो खींची जा रही है वो बैलों के द्वारा खींची जा रही है, तो बैल अपने मस्कुलर फोर्स का यूज़ कर रहे हैं इस बैलगाड़ी को खींचने में। तो मस्कुलर फोर्स भी एक तरीके का कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स का फ्रिक्शन। ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है कि किसी भी जगह पे आप जब चलते हैं, या जैसे यहाँ पे देखिए, मैं अपने हाथ को ऐसे आगे को धक्का दे रहा हूँ, तो जितना मेरे को आगे से इस सरफेस की वजह से वापस मेरे को फोर्स लगाना पड़ रहा है वो ये चलने के लिए, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है। फ्रिक्शन हमेशा सरफेस में लगता है। तो ये जैसे पथरीला सरफेस है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमको चलने में आसानी नहीं होगी। हम जितना चलते रहेंगे हमको पत्थर मिलते रहेंगे, तो हम कुछ ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि हम आगे को जा सकें। तो वहाँ पे जो अपोजिट हमको मिल रहा है उसको हम फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है। जैसे आप आपने गाड़ी को चलते हुए देखा है, जब भी उसमें टायर घूमता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़ोर से ब्रेक मारते हैं तो क्या होता है, टायर घूमना तो रुक जाता है, लेकिन आगे को धक्का लगता है अगर गाड़ी को, तो वो स्किड करती है। स्किड करना मतलब ऐसे टायर रुका हुआ है और आगे को स्लिप कर गया है। तो जब वो स्लिप कर गया होता है तो आपने देखा होगा अक्सर
बहुत ज़ोर से आवाज़ भी आती है और जहाँ पे वो स्लिप करता है वहाँ पे काला काला सा हो जाता है। उसका क्या मतलब है, वो बिकॉज वहाँ पे फ्रिक्शन है उस सरफेस में, तो वो जो रबर है टायर का वो फ्रिक्शन की वजह से निकल जाता है। इसलिए आपने वो ज़मीन में देखा होगा कि वो टायर का मार्क बन जाता है जब भी आप बहुत ज़ोर से गाड़ी में अपनी साइकिल में ब्रेक दबाते हैं। तो वो जो अपोजिट फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो रबर निकल रहा है, ठीक है, तो उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो अब हम जाते हैं दूसरी ओर जो कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है। लेकिन इससे पहले अब आप ढूंढना, जैसे मैंने कांटेक्ट फोर्स बताया तो आप क्या करिएगा, कांटेक्ट फोर्स कितने और प्रकार के आपको दिनचर्या में अपने डे टू डे लाइफ में जो दिखते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए और उनको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का मतलब है कि हम और जिस चीज़ में हम फोर्स लगा रहे हैं हम आपस में जुड़े नहीं हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये यहाँ पे एक चुंबक है, ठीक है, चुंबक को मैग्नेट भी बोलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स बोला है। तो चुंबक को आपने देखा होगा, जब भी आप दो चुंबक को आपस में लाते हैं या तो वो चिपक जाते हैं या तो वो दूर भाग जाते हैं, ठीक है। तो वो दूर भी भाग रहे हैं, तो जब वो दूर भाग रहे हैं आपने देखा होगा बीच में कुछ भी चीज़ टच नहीं कर रही होती है। दो चुंबक आपस को टच किए बिना ही फोर्स लगा रहे हैं, तो वो जो फोर्स लग रहा है, जो चुंबक फोर्स लगा रहा है दूसरे चुंबक में या फिर लोहे में, उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। तो अब तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स जो कि चुंबकों की वजह से लगता है। अब दूसरा फोर्स हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, देखो, एक तो चुंबक की वजह से लगता है, दूसरा जो फोर्स होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो हमारा नेचर है, जो प्रकृति है, उसमें आपने देखा होगा, आपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ा हुआ, जो कि पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो प्रोटॉन है, या जो भी, हाँ, तो शायद आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता ना हो, तो उससे कोई यहाँ पे चेंज नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने वैसे देखा होगा, जब आप कभी अपनी जो कंघी है और उसको अपने सूखे बालों में लगाते तो आपको ज़रा से स्पार्क्स उसमें कभी कभी दिखते हैं और बाल जो है वो कंघी की ओर जाने लगते हैं। तो वो जो चीज़ है वो इसलिए है क्योंकि वो जो कंघी है उसमें बहुत चार्ज इकट्ठा हो जाता है, जो चार्ज की वजह से वो जो फोर्स लगता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा बार हमने इसको महसूस किया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण फोर्स। इसी की वजह से हम इस पृथ्वी में रह रहे हैं, धरती में चल सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी वस्तु, दो वस्तु जिनमें मास है, ठीक है, तो उनमें लगता है, ठीक है। जैसे ये सन और अर्थ में लग रहा है, सूर्य और धरती पे लग रहा है, धरती और मून पे लग रहा है, तो इसी की वजह से हमारा जो जीवन है वो चल रहा है अर्थ में, और ये इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किसी भी दो बॉडीज़ में, किसी भी दो ऑब्जेक्ट में लगता है जो जिनके पास मास है, ठीक है। जैसे ये आपके और आपके दोस्त के बीच में भी ये फोर्स लग रहा है, लेकिन ये फोर्स बहुत ही कम है। तो जब बहुत ज़्यादा मास किसी ऑब्जेक्ट का होता है तभी आप इस फोर्स का असर देख सकते हो। जैसे कि जो हमारी अर्थ है उसका बहुत ज़्यादा मास है, उसमें बहुत ज़्यादा मास है, उसकी वजह से हम लोग अर्थ से बाहर नहीं जाते। जब भी आप चलते हैं तो आप अर्थ में ही रहते हैं, इसलिए आप जब जंप मारते हैं तब भी आप वापस आते हैं, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आप पे लग रहा होता है अर्थ का, ठीक है। तो ये जो उदाहरण थे तीन जो हमने पढ़े अभी, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन फोर्सेस में किसी भी चीज़ ने किसी चीज़ को टच नहीं किया, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको बोला नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। अब हम आते हैं एक दूसरी क्वांटिटी की तरफ जिसको हम बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। अब हम समझते हैं कि प्रेशर क्या है, ठीक है। अब देखिए, फोर्स तो हमने लगा दिया, लेकिन अगर एक सेम फोर्स को अगर मैं एक प्लेट से लगाऊं, जैसे एक इस
डब्बे से या इस टैबलेट से लगाऊं किसी इस बुक पे, और उसी फोर्स को, उतने ही फोर्स को इस पेंसिल से लगाऊं, तो आप इमेजिन कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि किस चीज़ से ज़्यादा मेरे को इस पे प्रॉब्लम मिलेगी, इसमें नुकसान मिलेगा बुक में। ये जब मैं लगाऊंगा सिमिलर फोर्स तो बुक में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर उतना ही फोर्स मैं इस पेंसिल के थ्रू लगाऊंगा तो इस किताब के पन्ने में छेद हो जाएगा। ठीक है, ये अंतर जो है, फोर्स लगाने का अंतर जो है, वो क्यों हो रहा है? वो प्रेशर की वजह से हो रहा है। तो प्रेशर का मतलब क्या है कि हम फोर्स को कितने एरिया में लगा रहे हैं। ठीक है, हम अगर हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर एरिया है और उस पर हम 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारा जो प्रेशर हो जाएगा वो होगा 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रेशर। तो अब क्या होगा, प्रेशर का मतलब क्या है कि हमने जो 10 न्यूटन फोर्स था वो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में लगाया। ठीक है, अब मैं 10, जैसे कि यहाँ पे देखो, सपोज करो ये जो पेंसिल है, ये जो पॉइंट पेंसिल से बना है, ये 1 सेंटीमीटर है या 1 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया है। अब यहाँ पे मैं उतना ही फोर्स लगा रहा हूँ जितना कि इतनी बड़े टैबलेट से मैं पूरी किताब में लगा रहा हूँ, तो मेरे को सबसे ज़्यादा फोर्स पर यूनिट एरिया, जैसे कहते हैं कि 1 यूनिट एरिया मतलब 1 मिलीमीटर स्क्वायर में मैंने कितना फोर्स लगाया। मैंने यहाँ पे 1 मिलीमीटर स्क्वायर में 10 न्यूटन फोर्स लगाया, लेकिन जब मैं ये टैबलेट रख रहा हूँ तब इस मिलीमीटर के स्क्वायर जो एरिया है उसमें 10 न्यूटन फोर्स नहीं लग रहा है, जबकि मैं इससे पूरा 10 न्यूटन इस पूरे एरिया में, जितना ही एरिया आ रहा है उसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ। इसीलिए जो प्रेशर है वो यहाँ पे ज़्यादा होगा जब मैं एक छोटे से एरिया में ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, जबकि उसके बजाय जब मैं बड़े एरिया में सेम फोर्स लगा रहा हूँ। सॉरी, तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि कितने एरिया में फोर्स लगता है, प्रेशर उस पर डिफाइन करता है। तो यहाँ पे आप देखिए, उसने बोला है यहाँ पे, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक छोटे एरिया में अगर फोर्स लग रहा है उसको हम प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर की इक्वेशन क्या है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट। तो इससे क्या होगा कि हमको ये बता देगा, इसको सिंपल आप ये बताइए, देखिए कि जब हम बाज़ार में सब्जी लेने जाते हैं तो जब हम बोलते हैं कि आलू कितना रुपया किलो है, तो उसका मतलब क्या होता है कि कितने 1 किलो आलू कितने रुपए में आ रहा है। तो हम यहाँ पे भी वही जानना चाह रहे हैं कि 1 यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। जैसे जब हम बोलते हैं कि 10 रुपया किलो आलू है, उसको हम जैसे रेट बोलते हैं, है ना, रेट ऑफ मनी है वो, है ना। जैसे हम कितना आलू का रेट क्या है जब आप पूछते हैं तो वो होता है 10 रुपये किलो या 20 रुपये किलो या 40 रुपये किलो, जो भी है। उसी तरीके से अगर आप फोर्स का रेट पूछेंगे तो वो प्रेशर आएगा। फोर्स का रेट मतलब कि कितने एरिया में फोर्स लग रहा है, उसे आप प्रेशर बोलेंगे। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद अब आप देखिए, ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दिया है कि एक आदमी बहुत सारा सामान अपने सर पे लिए जा रहा है। तो ये जो पूरा सामान है जिसका भार चले 5 kg है, 10 kg है, जो भी है, वो जो सर का एरिया है उस पे लग रहा है। तो इसमें प्रेशर ज़्यादा लग रहा है बजाय उसके, जब इस सामान को अगर हम इतने बड़े डब्बे में डाल देंगे जहाँ पे जिसका एरिया ये नीचे वाले बक्से के बराबर हो, तो उस टाइम पे प्रेशर कम लगेगा। लेकिन अभी प्रेशर जो आदमी इसके सर पे है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एरिया यहाँ पे कम है। लेकिन फोर्स क्या है, ये जो बक्से हैं, ये जो सामान ऊपर रखा हुआ है, इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो कि हमने अभी पढ़ा नॉन कांटेक्ट फोर्स में, कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो लग रहा है, और उसकी वजह से अब वो भी एक फोर्स है। और हमने यहाँ पे अभी अभी पढ़ा कि फोर्स क्या, प्रेशर क्या है, फोर्स बटे एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, है कि नहीं। तो ये जो फोर्स है, ये सामान है, इसका जो फोर्स है वो लग रहा है इस सर में, ये आदमी के सर का जो एरिया है उसमें। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, फोर्स के डिवाइड बाय दी ये आदमी के सर का एरिया, तो यू विल गेट द प्रेशर। तो यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि प्रेशर कैसे लगता है। अब मेन पॉइंट इस डायग्राम का ये है कि अगर वो सिंपल सर में रखेगा
तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो अब यहाँ पे आप गौर से देखो, इसने सर पे पगड़ी पहनी है, ठीक है, तो वो पगड़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको थोड़ा चौड़ा कर देते हैं। वो चौड़ा करने से क्या होता है कि एरिया बढ़ जाता है, और अगर एरिया बढ़ जाता है तो जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। इसी वजह से जो ये आदमी है जिसने अपनी पगड़ी पहन रखी है, तो ये पगड़ी पहनने की वजह से उसका जो एरिया है सर का वो बढ़ गया है, और उसके एरिया के बढ़ने की वजह से इस आदमी को सर पे कम प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो अब हम जाते हैं आगे। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेशर कहाँ कहाँ से और किन किन चीज़ों से लगता है। ठीक है, तो अब ये जो ये टॉपिक यहाँ पे इन्होंने लिखा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। तो जो फोर्स था, हमने समझा कि फोर्स किस किस तरीके का होता है, कैसे कैसे लगता है, और उसके बाद हमने ये समझा कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया इन विच इट इज़ एक्टिंग। ठीक है, तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रेशर है वो किन किन चीज़ों से लग सकता है। तो प्रेशर जो है, जो लिक्विड होता है, जो पानी है जैसे, या तेल है, जो लिक्विड ऑब्जेक्ट्स हैं, और जो गैसेस है, जो गैसेस हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। ठीक है, अब वो पता करने के लिए कि प्रेशर वो कैसे एक्सर्ट करती हैं, सिंपल एक आप यहाँ पे एग्जांपल देखो। हमने एक बॉटल ली जिसमें हमने पानी भरा और उसको ऊपर से बंद कर दिया, और आपने क्या किया, साइड से बॉटल की साइड से आपने 3-4 उसमें छेद कर दिए। तो आप देखेंगे कि वो पानी बाहर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो पानी जो है जिस भी कंटेनर में था, कोई भी लिक्विड ऑब्जेक्ट जिस भी कंटेनर में होता है, वो उस कंटेनर में एक प्रेशर बना रहा होता है उसकी वॉल्स में। ये जो ये बोतल है, इसकी जो साइड में वॉल्स हैं, इसमें वो प्रेशर डाल रहा होता है। इसीलिए जब आप छेद करते हैं तो वो इधर इन छेदों के द्वारा निकलने लगता है, क्योंकि प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आपने छोटा सा होल कर दिया तो उसको उतना एरिया मिल गया जहाँ से वो निकल सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो लिक्विड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो प्रेशर लगाते हैं। इसीलिए आप जब देखना, जो हमारे जो ओशंस हैं, जो हमारी नदियां हैं, उसके अगर आप नीचे जाते रहेंगे तो जो प्रेशर है आप पे वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि गैसेस प्रेशर कैसे लगाती हैं। तो उससे पहले मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये एक्टिविटी में बेसिकली आपको क्या करने को कहा गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको समझाया कि जो प्रेशर है वो कंटेनर की वॉल्स पे लगता है, वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाया है कि जब मैं बॉटल ले रहा हूँ और उसमें यहाँ पे मैंने एक ये पाइप जैसा बना दिया है जिसमें मैंने एक गुब्बारा लगा रखा है। तो जब मैं इसको बंद कर देता हूँ तो क्या होता है, यहाँ से इसको आप खोलेंगे तो ये जो पानी है, ये पानी इस गुब्बारे में जाने लग जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और चीज़ पॉइंट जो हमको नोट करना है, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रेशर है लिक्विड में वो उसकी हाइट में भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है इसमें यहीं पे यही बताया गया है कि अगर आप जैसे यहाँ पे हमने जैसे लिक्विड के जो प्रेशर है उसको देखने के लिए हमने क्या किया, हमने इस बॉटल में इस बॉटल के में छेद कर दिए 3-4। ठीक है, लेकिन अगर आप उन बॉटल को जो छेद हैं वो अगर ऊपर नीचे करेंगे तो आपको सेम तरीके से ये जो पानी आ रहा है वैसे नहीं आएगा। तो अगर आप सेम लाइन में, एक ही लाइन में 3 छेद करेंगे तो आपको सेम लेवल से आपको जो पानी की जो धार आएगी वो दिखेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि आई हैव सीन फाउंटेन्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द लीकिंग जॉइंट्स और होल्स इन द पाइप सप्लाइंग वाटर। इज इट नॉट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप। तो यहाँ पे उसने एक ऑब्जर्वेशन बताया है, आपने भी अपने घरों में देखा होगा, जब आपने पाइप से अगर आप अपने खेतों को पानी दे रहे हो तो बीच में अगर कहीं पाइप में लीक होता है या छेद होता है तो वहाँ से पानी बाहर को निकलने लगता है। तो वो पानी जो बाहर को निकल रहा है वो भी प्रेशर की वजह से ही निकल रहा है, क्योंकि पानी जो है, जो पाइप की वॉल है उन पे प्रेशर लगाता है। उसी वजह से अगर कहीं पे होल हो जाता है तो पानी बाहर को निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे। तो जैसे हमने अभी देखा कि जो लिक्विड्स होते हैं वो भी प्रेशर लगाते हैं, जो सॉलिड है उसकी जिसमें वो हैं। तो सिमिलरली जो गैस होती है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है, प्रेशर लगाती है सॉलिड वॉल्स में। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है आपकी साइकिल का टायर, या साइकिल की टायर का जो ट्यूब है।
ठीक है। तो जब आप ट्यूब में हवा भरते हैं और आप चलते हैं तो अगर कभी उसमें पंचर हो जाता है तो आपने देखा होगा कि वहाँ से एयर लीक करने लगती है। वो एयर लीक क्यों करती है? क्योंकि एयर जो उसके ट्यूब के अंदर थी वो जो ट्यूब है उसकी जो वॉल है ट्यूब है उसमें प्रेशर लगा रही थी। तो जहाँ पे भी गलती से कोई पंक्चर हुआ तो वो जो एयर है वहाँ से निकलना शुरू कर देगी। ठीक है। तो अब हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे कि हमने अभी जाना कि गैसेस जो हैं वो भी प्रेशर लगाती हैं। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें भी सारी गैसेस ही हैं। जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का वो अर्थ के चारों ओर है। वो अर्थ के चारों ओर जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है मतलब कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स है उसकी वजह से अर्थ के चारों ओर अटका हुआ है। ठीक है। जैसे हम अर्थ में चल सकते हैं वैसे ही जो हमारी एयर है वो भी अर्थ के गुरुत्वाकर्षण फोर्स की वजह से रुकी हुई है। ठीक है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या मतलब है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि फोर्स पर यूनिट एरिया में लगता है तो उसे हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है। तो अब जो एटमॉस्फेयर अभी और मैंने ये भी आपको बताया कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो गैसेस से बना हुआ है और उन गैसेस में या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इसकी वजह से या हमारे जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे खींच रहा है इसलिए वो हमारी अर्थ में रुका हुआ है। तो जब वो रुका हुआ है इसका मतलब जो उसका फोर्स है वो नीचे को लग रहा है तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका फोर्स ऐसे हमको लग रहा है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं तो उस फोर्स का अगर हम एक यूनिट एरिया में ये चेक करें कि वो फोर्स हमको कितना लग रहा है एक यूनिट एरिया में जैसा कि यहाँ पे दिखाया है तो उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अर्थ के किसी भी पॉइंट में जहाँ पे भी हम लोग रहते हैं और वहाँ पे जो एयर है जो एटमॉस्फेयर है वो कितना फोर्स लगा रहा है पर यूनिट एरिया उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है। ठीक है। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हम में कितना लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ़ द एरिया ऑफ माई हेड वर 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर एंड हाउ मच फोर्स एयर विल एक्सर्ट ऑन माई हेड। ठीक है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इतना फोर्स या इतना कितना फोर्स हमको लग रहा है जब हमारा सर का जो एरिया है 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर है और हम ये जानते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो देखो अभी यहाँ पे ये बता रहा है कि फोर्स ड्यू टू एयर इन अ कॉलम ऑफ हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एरिया इज़ 15 इंटू 15। जहाँ पे हमारी जो हाइट है या जिस लेवल में हम अर्थ में रहते हैं वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1। ठीक है। तो हमारे पास है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। और हमारा प्रेशर कितना एरिया कितना है जितना हमको दिया हुआ है वो है 15 इंटू 15 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 15 हो जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा एरिया है और हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है 1। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोला गया है तो हमने एरिया निकाल लिया जो कि 225 है और वो अब वो बता रहे हैं जस्ट फॉर कंपैरिजन वो क्या बता रहे हैं कि वो किसके इक्वल है। वो इक्वल है कोई हमने ग्रेविटेशन फोर्स एक जो बॉडी है जिसका मास 225 kg है उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उतना हमारे सर में लग रहा है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर इतना ज़्यादा फोर्स या इतना ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट हमारे सर में लग रहा है तो हमारा सर तो बिल्कुल क्रश हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जैसे यहाँ पे भी एक्सप्लेन उन्होंने किया है कि द रीज़न वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज is also equal to the atmospheric pressure and balances the pressure from outside। तो पहले आपने थोड़ी देर पहले जब मैं आपको समझा रहा था कि फोर्स अगर इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है किसी भी एक ऑब्जेक्ट में तो उस ऑब्जेक्ट में टोटल फोर्स ज़ीरो हो जाता है ना। तो यहाँ पे भी यही रीज़न है कि इतना फोर्स जो एयर लगा रही है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे सर पे लगा रहा है हमारे दिमाग में भी और हमारे हेड के अंदर भी उतना ही प्रेशर बना हुआ है। तो उतना ही प्रेशर जब अंदर से बाहर को लग रहा है सर के बाहर से, जैसे यहाँ पे ये जो यहाँ पे बच्चा दिखाया है इसके
सर में भी उतना ही प्रेशर ऐसे बाहर को लग रहा है जितना कि यहाँ से प्रेशर अंदर को लग रहा है। जो तो टोटल प्रेशर इसके सर में है वो 0 हो गया है। ठीक है, तो ये इसी वजह से हमारा जो बॉडी है वो जो इतना ज़्यादा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको झेल लेती है। लेकिन अगर हम ओशन के अंदर जाने लगे तो ओशन के अंदर हमारा और भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हवा तक लगेगा, उसके बाद जो हमारा पानी है उसमें भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो वो भी प्रेशर लगाता है। तो इसलिए जो समुद्र होता है उसके नीचे जाने के लिए जो डाइवर्स होते हैं वो बहुत ही स्पेशल सूट पहनते हैं जो कि उतने ज़्यादा प्रेशर को हैंडल कर सके, नहीं तो हम बिल्कुल उसके पानी के नीचे जाने के बाद क्रश हो जाएंगे, बिल्कुल हमारी बॉडी उसको सहन नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमारे पास सबसे पहले हमने फोर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, फोर्स में हमने पढ़ा कि वो या तो पुश है या तो पुल है। ठीक है, उसके बाद फोर्स के हमने दो और तरीके समझने की कोशिश करी जो कि होते हैं कांटेक्ट फोर्सेस, है ना। और कांटेक्ट फोर्सेस में हमने देखा क्या क्या आया, मस्कुलर फोर्स हमने देखा, है ना, मस्कुलर फोर्स देखा हमने। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने फ्रिक्शन देखा, है ना। ऐसे हमारे पास और बहुत से फोर्स हो सकते हैं जहाँ पे आप क्या है कि जहाँ पे हम धक्का दे रहे हैं या ऐसे कांटेक्ट फोर्स मतलब जहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आप और भी ऐसा ढूंढने की कोशिश करें जहाँ पे आपको ये लगे कि हाँ इंटरेक्शन की वजह से फोर्स लग रहा है, और देखें कि क्या वो मस्कुलर फोर्स है, क्या वो फ्रिक्शन है, या कोई और तरीके का फोर्स है ना। और उसके बाद हमने फोर्स में देखा कि एक हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी होते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमारा क्या आया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमारे पास आया मैग्नेटिक फोर्स, हमने चुंबक की बात करी, है ना, मैग्नेटिक फोर्स आया। उसके बाद हमारा आया ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमने देखा। ग्रेविटेशनल फोर्स वो जिसकी वजह से हमारा जो सन है और जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम में मेंटेन्ड है ना, और हम अर्थ में रह पा रहे हैं वो भी ग्रेविटेशन फोर्स की ही वजह से है। और उसके बाद हमने एक और टाइप का फोर्स देखा जो कि था इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमने क्या देखा, जब हम अपनी कंघी को बहुत ज़्यादा रब करते हैं उसके बाद अपने सूखे बालों में बिना तेल वाले बालों में लगाते हैं तो बाल जो है हमारे उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो वो जो हमने देखा उसमें क्या होता है कि जो कंघी है वो चार्ज हो जाती है और उस चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने समझने की कोशिश की कि प्रेशर क्या होता है ना। प्रेशर क्या होता है ये हमने बताया कि फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहते हैं, मतलब कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया वेयर इट इज एक्टिंग, मतलब कि जहाँ पे फोर्स लग रहा है उस एरिया को अगर हम फोर्स से डिवाइड कर देंगे तो हमको प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, हमने ये भी जाना प्रेशर में कि प्रेशर कहाँ कहाँ और कौन कौन चीज़ें लगा सकती हैं। तो प्रेशर क्या है, जो हमारे जो लिक्विड है, पानी है, केरोसिन है या पेट्रोल है या कोई भी ऐसा लिक्विड ऑब्जेक्ट है, वो जो जिस कंटेनर में उनको रखा गया है उनमें वो प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, और गैसेस भी ऐसा ही करती हैं, जैसे लिक्विड कंटेनर में प्रेशर लगाते हैं वैसे ही गैसेस भी प्रेशर लगाती हैं। कैसे, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल बाइसिकल का ट्यूब है, जहाँ पे आपने देखा कि जो ट्यूब है उससे हवा निकलती है, मतलब जब कहीं पंचर हो जाता है तो उससे हवा निकल जाती है। क्यों? क्योंकि जो गैस ट्यूब के अंदर हमने भरी होती है वो ट्यूब की वॉल्स में प्रेशर लगा रही होती है। उसके बाद यही गैस, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी गैसेस से ही बना हुआ है, तो वो एटमॉस्फेयर भी हमारे ऊपर ऐसे ही प्रेशर लगाता है। ठीक है, और ये चीज़ें जो फोर्स है और ये प्रेशर है, हमने इसमें इतनी सारी चीज़ों को पढ़ा। तो आप इसमें कोशिश करें कि इसको आप एक बार दोबारा इस चैप्टर को पढ़ें और जहाँ पे आपको समझ नहीं आता है वो उसको पूछें। ठीक है।